Again, welcome you all in my YouTube channel Pacific Chemistry Classes. Students, myself महिमा लहरिया और आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं इसके ऑलरेडी 2 वीडियोस में पहले अपलोड कर चुकी हूँ, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जो कि मैंने एनसीईआरटी बुक्स को कवर किया था। आज मैं प्रोग्रेस पब्लिकेशंस की जो साइंस बुक है उसमें से एक केमिस्ट्री चैप्टर कवर करूंगी, फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस। सो मैं डिस्कस करूंगी अबाउट द चेंजेस, डिजायरेबल चेंजेस, अनडिजायरेबल चेंजेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस और फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, गैल्वनाइजेशन, आपका ब्राउनिंग ऑफ द फ्रूट्स, वो सभी हम इसमें डिटेल्स में स्टडी करेंगे। सो आप पेन एंड पेपर लेकर रेडी हो जाइए स्टूडेंट्स। सो नाउ लेट अस सी व्हाट आर द चेंजेस। सो स्टूडेंट्स, वी नो दैट चेंजेस आर एवरीवेयर, है ना। सभी जहां पर भी हम देखते हैं वहां बहुत सारे हमको चेंजेस दिखाई देते हैं। और कभी कभी क्या होता है, कुछ चेंजेस को हम इजीली नोटिस कर लेते हैं, कुछ चेंजेस को हम बहुत टाइम लगता है नोटिस करने में, और कुछ को हम नोटिस ही नहीं कर पाते हैं। और कुछ कंडीशंस, जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ कंडीशंस अप्लाई करते तब चेंजेस हो जाते हैं। कुछ चेंजेस आपके नेचुरल होते हैं, कुछ चेंजेस हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण होते हैं। सो नाउ लेट अस हैव ए लुक ऑन दिस सम पिक्चर्स। सो कैन यू इमेजिन, जो हमारा एजिंग प्रोसेस होता है, तो एजिंग प्रोसेस आपका कैसा होता है, धीरे धीरे होता है ना। बट ये चेंजेस हम नोटिस नहीं कर, इमीडिएटली नहीं, धीरे 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 धीरे। आप किसी को बहुत दिन बाद देखते हैं तब आपको समझ में आता है ना, हाँ आप कितने हेल्दी हो गए हो, आप कितने पतले हो गए हो। इसी टाइप से जैसे हमारे फ्रूट्स है वो धीरे धीरे अगर हम देखेंगे ऑटोमेटिकली आफ्टर सम डेज इट विल गेट श्रिंक। सिमिलरली आपका एक फूल का जो बॉडी होता है जिसको हम बड बोलते हैं, वो धीरे 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 एक फूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी हमारा कैसा चेंज है, बट ये बहुत स्लो होता है। सिमिलरली कोई भी हमारा एग में से चिक निकलेगा तो ये चेंजेस कैसा होगा, ये आपका बहुत स्लो होगा। मतलब हम एकदम से क्या बोल सकते हैं, चेंजेस आर टेकिंग प्लेस ऑल अराउंड। लेकिन कुछ चेंजेस इमीडिएट होते हैं, कुछ चेंजेस को आपको ऑब्जर्व कर लेते हो और कुछ चेंजेस को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। सो चेंजेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एन एक्ट और ए प्रोसेस थ्रू विच समथिंग becomes different is called a change. So what is change? कोई भी ऐसा प्रोसेस जिससे कि कोई अलग दिखाई देती है ना। जैसे ये वाला फूल, आप ये बॉडी देखोगे छोटी है और ये कम्प्लीटली ब्लूम हो चुका है, फूल खिल चुका है। सिमिलरली आपका कोई भी हमारा सीड जर्मिनेशन होता है तो फर्स्ट क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, फिर उसमें से 2 पत्ती निकलेंगी, फिर 4 पत्ती, एंड कम्प्लीटली इट विल ट्रांसफर इन ए बिग ट्री आफ्टर सम डेज। सो ये सभी चेंजेस हमारे कैसे हो रहे हैं, नेचुरल हो रहे हैं, लेकिन इट इज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। नाउ वी कैन से दैट सिमिलरली आपने देखा होगा कि जो हमारा ग्रीन प्लांट होता है, एंड समटाइम्स हमारा जो एक सीजन आता है पूरी लीव्स उसकी कैसी हो जाएंगी, येलो, और सारी पेड़ की लीव्स झड़ जाती हैं। तो ये सभी हमारे कैसे चेंजेस हो रहे हैं, नेचुरल चेंजेस, स्लो भी होते हैं। जैसे ये फ्लावर था वो सूख गया। सिमिलरली हम अपने आप का देखेंगे तो हम पहले छोटे होते हैं, फिर धीरे 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 ग्रोथ हो रही है ना, एंड कम्प्लीटली विल टर्न टू द ओल्ड एज, चाइल्डहुड एज, यंग एज, आफ्टर यू विल गेट कम्प्लीटली टू द। सो ऑल दिस प्रोसेस आर कंटिन्यूअस। एंड कैसे हमारे ये सब चेंजेस कैसे हो रहे हैं, आपके नेचुरल चेंजेस हो रहे हैं, मीन्स दे विल टेक्स प्लेस एनी हाउ। नाउ हु मेड ऑल दिस चेंजेस, जैसे हमने सीड जर्मिनेशन देखा, रस्टिंग ऑफ आयरन है, चिक्स में से आपका मीन्स एग में से चिक निकल रहे हैं, स्ट्रॉम है, आपका थंडरिंग है, देन अर्थक्वेक्स हैं, लाइटनिंग है। ये सभी कैसे चेंजेस हो रहे हैं हमारे, देयर ओन, दे डोंट नीड एनीथिंग, एंड दिस ऑल चेंजेस आर नोन एज नेचुरल चेंजेस। मीन्स द चेंजेस दैट occur by their own are called as the natural changes. Some changes are man made changes, like आपने देखा हम इंडस्ट्रीज बनाते हैं, आइसक्रीम आप बना रहे हो, मशीन्स बना रहे हो। सो ऑल दीज चेंजेस आर man made changes. We are cooking the food, so we are cooking by our hands. So these type of the changes which are done with the human beings activities, so are known as man made changes. I will not now next come to our, some are desirable changes and some are undesirable changes. means कुछ changes जो आपके होंगे अगर आपने कुछ means like our photosynthesis है, water cycle है, digestion of food है, germination of seeds है, hatching of eggs, decay of dead organic matter are desirable natural changes. means कुछ ऐसे changes हैं वो होंगे और वो नेचुरल वे में होते हैं. सो दीज आर आवर डिजायरेबल नेचुरल चेंजेस like our digestion of food. So we know that food is we are eating the food and the photosynthesis process, then our water cycle, all these are desirable human changes.
सिमिलरली देयर आर मैनी अदर अनडिजायरेबल ह्यूमन चेंजेस, लाइक कैसे बोल सकते हैं हमारा जो पोल्यूशन होता है, व्हाट वी आर डूइंग इन द एटमोसफियर, हम फ्यूल्स को बर्न कर रहेंगे तो वो अनडिजायरेबल होगा। और आपका जैसे कटिंग ऑफ ट्रीज है, देन आपका कोई भी एक्टिव एक्सप्लोजन कर रहे हैं हम, सो ये सभी कैसे चेंज हो गए, अनडिजायरेबल मैन मेड चेंजेस। सम आर डिजायरेबल चेंजेस and some are your undesirable changes. So students, now I hope it is clear to you what are desirable changes and what are undesirable changes. So desirable changes ऐसे changes होते हैं जो favored करते हैं, मीन्स जैसे मिल्क टू कर्ड है तो कर्ड भी आपका हेल्दी होता है तो कुछ नुकसान नहीं होता उसमें आपको। फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच आवर प्लांट्स विल मेक द फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर, और ये सभी हमारे लिए जरूरी होता है। अगर हमारे प्लांट्स हमारे लिए फूड प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हम लोग क्या खाएंगे ना। सो दीज आर डिजायरेबल, मीन्स ये चेंजेस आपके लिए फेवरेबल है, मीन्स वी वांट दिस चेंजेस। डाइजेशन फूड है, फूड का डाइजेशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है ना सिंपल फूड का, सिंपल सब्सटेंस में। सिमिलरली आपकी वाटर साइकिल है, दैट इज ऑल्सो वेरी मच नेसेसरी फॉर आवर लाइफ, है ना। अनडिजायरेबल चेंजेस कौन से होते हैं, अनडिजायरेबल चेंजेस वो चेंजेस होंगे जो कि आप नहीं चाहते हैं बट वो होंगे, जैसे कि पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट है, कटिंग ऑफ ट्रीज है, ब्लास्टिंग ऑफ रॉक्स है, एक्सप्लोजिव बॉम्ब ब्लास्टिंग है, या माइंस में आप देखते हो ना पत्थर फोड़ने पड़ते हैं आपको बहुत बड़े, तो ये सभी चेंजेस कैसे हैं, आपके डिजायरेबल चेंजेस हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, कुछ चेंजेस आपके कैसे होंगे बेटा, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल चेंजेस कैसे होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है। रिवर्सिबल चेंजेस आपके मोस्टली फिजिकल चेंजेस जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें आएंगे। जैसे हमारा आइस होता है, क्या हो जाएगा, अगर हमने आइस को बर्फ फ्रिज से बाहर निकाल दिया तो वो धीरे धीरे किस स्टेट में चेंज हो जाएगा, आपका लिक्विड स्टेट में, है ना। एंड आफ्टर सम टाइम इट विल इफ वी विल हीट इट, और आफ्टर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो वो कैसे चेंज हो जाएगा बेटा, गैसियस स्टेट में। सो सॉलिड एंड लिक्विड and gases, so water has three states, solid, liquid and gases, and they are reversible to each other, means अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाएंगे। सो रिवर्सिबल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं कि वापस आप वैसे कन्वर्ट कर सकते हो। इसी टाइप से इरिवर्सिबल चेंजेस होंगे, कुछ हमारे इरिवर्सिबल चेंजेस होंगे। जब हम इरिवर्सिबल चेंजेस की बात करेंगे तो कौन से चेंजेस पड़ते हैं, जैसे आपने अभी देखा कि हमने मिल्क से कर्ड तो बना लिया, लेकिन कर्ड को हम वापस से मिल्क नहीं बना सकते। आपने क्या किया, कोई भी हमारा क्रैकर है उसको लेके क्या किया आपने, फटाका है आपने उसको जला दिया, क्या आप वापस आपको मिलेगा, नहीं मिल सकता। कोई भी अगर मान लीजिए आपका एक पीस ऑफ पेपर है, उस पीस ऑफ पेपर को हमने क्या किया, जला दिया, तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ऐश में। और जब वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरी तरह से आपको राख मिल जाएगी, तो क्या ये वापस इसमें कन्वर्ट हो सकता है, पेपर में नहीं हो सकता। सो ऐसे चेंजेस कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल चेंजेस मीन्स जो चेंजेस दोबारा से एज इट इज हो जाएंगे। इरिवर्सिबल चेंजेस मीन्स वो चेंजेस को आप दोबारा से नहीं ला सकते ओरिजिनल पोजीशन में। सो नाउ लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द डिटेल्स ऑफ आवर फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्रेस पब्लिकेशन बुक। सो जैसे स्टूडेंट्स, फिजिकल चेंजेस सबसे सिंपल एग्जांपल है, आपने बलून को फुला दिया, इन्फ्लेटिंग ऑफ बलून, सो दिस इज अ फिजिकल चेंज। क्या हुआ, जब अगर आपने बलून में एयर गया तो वो फूल गया, तो साइज ऑफ द बलून चेंज हो गया, इंक्रीज हो गया, लेकिन उसका जो कंपोजिशन है वो तो चेंज नहीं हो रहा ना। सिमिलरली आपने वाटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, वाटर इज कन्वर्टेड टू द वेपर्स, आपने उसको हीट किया तो क्या हो जाएगा, आपका पानी गर्म हो जाएगा, और जब पानी गर्म हो जाएगा वो धीरे धीरे आपके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे चेंजेस हैं जहाँ पे फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं, यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस नया फॉर्म नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, जो आपके फिजिकल चेंजेस होते हैं इनमें उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं सब्सटेंस की वो चेंज होती हैं। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, सो द चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंजेस। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स अपीयरेंस, वो सब्सटेंस कैसा दिखाई देता है, उसका साइज क्या है, उसका शेप क्या है, उसकी सॉलिबिलिटी क्या है, उसमें स्मेल है, कलर, उसका टेक्सचर। जैसे हमने डिस्कस किया था कि जैसे आप अगर एक सॉल्ट को क्या करते हो, अगर हमने सॉल्ट लिया उसको हमने वाटर में मिक्स किया, वाटर में सॉल्ट को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, वो सॉल्ट है
व्हाइट कलर का होता है तो ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। तो सॉल्ट कैसा दिखता है, कैसा अपीयर होता है, हमको व्हाइट दिखाई देता है, तो ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। और ये वाटर में हमने डाला तो क्या हुआ, सॉल्युबल हो गया, तो इसकी सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी हो गई। अब उसका जो भी अपीयरेंस था, तो वो सभी चीज कैसी होती है, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। स्मेल आ रही है क्या उसमें, अगर मान लीजिए हमने लेमन को वाटर में मिक्स कर दिया तो ये क्या हो गया, उसका कुछ स्मेल होगा डिफरेंट। सो सभी चीज का एक डिफरेंट कलर होगा। टेक्सचर मीन्स टच करने में कैसा फील हो रहा है, जैसे अगर आपने सोडा टच करते हो तो वो स्मूथ होता है ना, टेक्सचर कैसा होता है। किसी किसी को अगर मान लीजिए आपने कोई रफ चीज होती है उसको टच करते हो हमको कैसा फील होता है, बहुत रफ टेक्सचर है उसका, ओके, खुरदुरा है। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस होंगे तभी उसमें फिजिकल चेंजेस होते हैं ना, उसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। तो मैंने इसको हिंदी में भी लिख दिया है, जब कोई फिजिकल चेंजेस होगा तब एक और उससे ज़्यादा फिजिकल प्रॉपर्टीज में उसके चेंज होगा, जैसे कलर में चेंज हो जाएगा या उसकी शेप में चेंजेस हो जाएगा। जैसे आपने देखा ना, बलून था तो वो छोटा था, नाउ इफ बलून में एयर गया तो क्या हो गया, वो बड़ा हो गया, तो उसका साइज चेंज हो गया है ना। Next, some more examples. Dissolving the common salt in the water is a physical change. Okay, तो हमने क्या किया, सॉल्ट को वाटर में मिक्स किया तो हमें क्लियर सॉल्टी सॉल्यूशन मिल गया, लेकिन कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। और हम वापस से अगर इसको हीट करेंगे तो हमको सॉल्ट वापस मिल जाएगा, वाटर एवापोरेट हो जाएगा। तो ये कैसा चेंज है, ये रिवर्सिबल भी है। सो दिस टाइप ऑफ द चेंजेस आर द फिजिकल चेंजेस। सेकेंड है, कोई भी आपका ग्लास है, अगर कांच का टुकड़ा है, हमने उसको तोड़ दिया तो छोटे छोटे पीसेस मिल जाएंगे, लेकिन क्या होगा, कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बन रहा है यहाँ पे। सो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास इज ऑल्सो ए फिजिकल चेंज। सिमिलरली अगर हमने देखा कि वैक्स है, कैंडल है आपकी, वो हीट किया तो क्या, वो मेल्ट हो जाएगा और बहुत सारा वैक्स हमको नीचे इकट्ठा हो जाता है। तो सॉलिड वैक्स था, वो मेल्ट हो गया और लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया। तो ये भी आपका कैसा चेंज है बच्चों, ये भी आपका फिजिकल चेंज है, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वी विल टॉक सम प्रॉपर्टीज ऑफ द फिजिकल चेंजेस। तो आपके फिजिकल चेंजेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, केमिकल फॉर्मूला या उसका कंपोजिशन डज नॉट चेंज। सिमिलरली कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी एक या दो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस होना चाहिए, तभी आपके फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं वो। और ये मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं, कभी कभी एक आध केस में ये इरिवर्सिबल हो सकते हैं। इन चेंजेस को करने के लिए हमें कोई हीट का चेंजेस नहीं होता, मीन्स ना तो हीट इवॉल्व होती है और ना ही हीट आपकी रिलीज होती है। तो एक बार फिर से देख लीजिए फिजिकल चेंजेस क्या होंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द फिजिकल चेंजेस। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, केमिकल फार्मूला या उनका जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होता है। फिजिकल चेंजेस, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस, जैसे शेप, साइज, अपीयरेंस, कलर, एंड ये रिवर्सिबल होते हैं मोस्टली एंड कभी कभी इरिवर्सिबल। नो हीट चेंजेस टेक्स प्लेस इन द फिजिकल चेंजेस, तो हीट चेंजेस नहीं होते हैं फिजिकल चेंजेस में जनरली। नाउ कम टू द केमिकल चेंजेस। सो केमिकल चेंजेस क्या होंगे बेटा, केमिकल चेंजेस, अ न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विद द न्यू प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एज ए केमिकल चेंजेस। A chemical change in which a new substance are formed, a change in which a new substance is formed with the new properties is called a chemical change. तो हम पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं ना, जैसे आपने देखा पेपर है, इसको हमने क्या किया, बर्न कर दिया तो क्या बन गया, ऐश। लेकिन ये जो हमारा ऐश में कन्वर्ट हुआ है, क्या दोबारा पेपर बनेगा, नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, पेपर से क्या बन गई, ऐश, तो ये नया सब्सटेंस बन गया। और ये जो हमारा प्रोसेस हुआ बर्निंग ऑफ पेपर, तो ये कैसा चेंजेस हो गया, ये केमिकल चेंजेस। इस टाइप से मिल्क टू कर्ड हो गया, तो हमारा थोड़ा सा कर्ड हमने मिल्क में डाल दिया तो पूरा मिल्क हमारा कर्ड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन हम वापस इस कर्ड से मिल्क को नहीं बना सकते। तो ये कैसा चेंज हो गया बच्चों, ये हमारा केमिकल चेंज हो गया। सिमिलरली आपकी मम्मा पूड़ी बनाती है ना, तो आटे को पहले वाटर से मिक्स करेगी, लोई बनाएगी, फिर पूड़ी को फ्राई करेगी ना, तो हमारा ये जो पूड़ी फूल गया, तो जब आटे से आपने पूरी में कन्वर्ट कर दिया, दिस इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज। हम पूरी को फिर से हम आटा नहीं बना सकते ना, तो ये चेंजेस क्या हो गया, रिवर्सिबल नहीं होगा, इरिवर्सिबल हो गया। केमिकल चेंजेस मोस्टली इरिवर्सिबल होते हैं। तो हम क्या डिस्कस करेंगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए न्यू सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस। जो नया सब्सटेंस हमारा बनता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो नए सब्सटेंस से डिफरेंट होंगी। The chemical changes involve chemical reactions between the substance, so the chemical formula or the composition of the substance changes. Means जो नया substance बनेगा
वो केमिकल रिएक्शन के द्वारा बनता है, इसलिए जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उस सब्सटेंस का जो केमिकल फॉर्मूला होगा, इसका कंपोजिशन होगा, वो आपके इस सब्सटेंसेस से अलग होगा। तो इसको हम किसी भी केमिकल रिएक्शन से देख सकते हैं। जैसे कि आपने कोई भी फ्यूल होता है, कार्बन आपका कोयला होता है या पेट्रोल होता है, वो सभी बर्न होंगे और बर्न होके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर पेपर्स, और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। सो लेट अस सी, कोई भी एग्जांपल है हमारा, जैसे कि वाटर फॉर्मेशन कैसे होता है, पानी कैसे बनता है। तो जब हाइड्रोजन है और गैस है, दोनों कैसे बेटा, गैसियस स्टेट है ना, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। तो क्या हुआ, हमने कुछ भी इधर पे इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया, कुछ भी दिया, तो क्या हो गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये वाटर में। और वाटर हमारा कैसा होता है, वाटर इज आवर लिक्विड। तो अब आप देखो, रिएक्ट कौन कर रहे थे, दो गैसेस, और मिलके क्या बन रहा है, लिक्विड। तो जो नया सब्सटेंस बनेगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो इन वाले सब्सटेंस से अलग होंगी। तो ये जरूरी नहीं होता कि ये हमारे गैसेस हैं तो ये भी हमारा गैसेस ही बनेगा। आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आएगा। मीन्स सॉलिड भी लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है और गैसेस में भी कन्वर्ट हो सकती है। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द केमिकल चेंजेस। न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द केमिकल चेंजेस। अभी आपने देखा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला के वाटर बना, तो नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। केमिकल चेंजेस मोस्टली इरिवर्सिबल होते हैं, मीन्स वो दोबारा वापस नए सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं हो सकते। केमिकल कंपोजिशन और द फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस चेंजेस इन अ केमिकल रिएक्शन। तो आपने देखा अभी पहले ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन था, और क्या बन गया नया फॉर्मूला, H2O। हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपने 1 H2 लिया, 1 ऑक्सीजन लिया, 1 मोल, लेकिन क्या बन रहा है, H2O। तो यहाँ पे केवल एक ही ऑक्सीजन है, तो हम इसको कर सकते हैं, यहाँ पे हाफ लिख सकते हैं ना। तो अगर हम इसको हाफ ऑक्सीजन लेंगे तो ये आपका बैलेंस है, क्योंकि हाफ 2 थे एटम्स हमारे और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 1 था। तो अब हमको केवल एक ही ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो आपने क्या कर दिया, ये हाफ O2 कर दिया, तो आपका क्या बन गया, H2O। सो अवर नेक्स्ट पॉइंट, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आर डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। जो भी नया सब्सटेंस बन रहा है वो ओरिजिनल सब्सटेंस से डिफरेंट होगा। हीट इज एब्जॉर्ब और इवॉल्व ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो इन रिएक्शंस में कभी कभी हीट इवॉल्व होगी, कभी कभी हीट आपकी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, सो आई होप ये पॉइंट समझ में आए होंगे आपको। एक और पॉइंट है, एटम्स और द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस आर रीअरेंज टू फॉर्म द न्यू सब्सटेंस। तो जो हमारे एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका रीअरेंजमेंट हो जाता है और नए केमिकल सब्सटेंस को बनाने में। फिर से एक बार ये पॉइंट्स हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल चेंज। कोई भी केमिकल चेंज होगा तो वहां पे नए सब्सटेंस फॉर्म होंगे। केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल। मोस्टली केमिकल चेंज कैसा होता है, इरिवर्सिबल होगा अधिकतर। केमिकल कंपोजिशन या फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो जो केमिकल कंपोजिशन है या उसका फॉर्मूला वो चेंज हो जाता है केमिकल रिएक्शन के टाइम पर। न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आर डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। ओके, नया सब्सटेंस जो फॉर्म होगा वो ओरिजिनल सब्सटेंस से अलग होगा। हीट एब्जॉर्ब होगी या इवॉल्व होती है केमिकल रिएक्शंस में। नेक्स्ट पॉइंट इज, एटम्स या मॉलिक्यूल्स अपने आप को क्या करते हैं, रीशफल करते हैं ना, अरेंज होते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन इधर था, यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, तो क्या हो गया, वो H2O बनाना है तो वो अपने आप को अरेंज करेंगे। कैसे, हमको ये डिजायर्ड ज्योमेट्री का मॉलिक्यूल बनाना है। अब कुछ हम देखते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस होते हैं जब हमारा सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन होता है तब। जैसे कि अभी आपने देखा, ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, क्या क्या चेंजेस होंगे ना केमिकल रिएक्शन में। तो पहला है कलर चेंज होता है। तो अभी आपने देखा ये कॉपर सल्फेट का जो पाउडर था वो कौन से कलर का होता है, अगर आपने देखा हो स्कूल्स में लैब में तो ये ब्लू कलर का होता है ना, इसको ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं कॉपर सल्फेट को। ये ब्लू कलर का पाउडर होता है बच्चों। आपने क्या कर दिया इसको हीट, तो जब आप बड़ी क्लासेस में आओगे तो हीट के लिए हम ऐसे ट्राइंगल बना देते हैं एरो पर। तो हमने हीट किया और इसको थोड़ी देर तक हीट होने दिया, तो आप देखोगे इसमें कुछ वाटर भी होता है। जब आप बड़ी क्लासेस में आते हो तो इसके फॉर्मूले में क्या होता है, इसमें 5H2O भी साथ में होता है। जब आपने हीट कर दिया इसको तो क्या हो गया, ये व्हाइट में कन्वर्ट हो गया।
तो अभी पहले इसका कलर था ब्लू, जब आपने इसको हीट किया तो इसका सारा वाटर निकल गया और अब आपका ये सिंपल कॉपर सल्फेट बचा है ना। तो जब इसमें पानी नहीं होगा तो हम इसको एनहाइड्रस भी बोल सकते हैं ना। तो कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ये तो हमारी बुक में नहीं दिया है, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप केवल इतना पढ़ो, कॉपर सल्फेट का पहले कलर होता है ब्लू, जब आप उसको हीट करते हो तो वो किस में चेंज हो जाता है, व्हाइट कलर में। तो अभी आपने क्या देखा, इस केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ, कलर चेंज हुआ। तो व्हेन ए केमिकल रिएक्शन ऑकर द कलर ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस। तो इस पॉइंट में आपको क्या पढ़ना है कि कलर चेंज हो जाता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होगा तो आपके सब्सटेंस का कलर चेंज हो जाता है। चेंज इन द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। तो ये फ्रोजी कलर के बहुत सुंदर क्रिस्टल्स होते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट। तो जब आप क्या करोगे, आपका कोई भी रिएक्शन हम करते हैं ना तो वहां पे क्या होगा, कभी कभी इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस हमारा फॉर्म हो जाता है। A precipitate is an insoluble solid substance formed during the reaction between the two liquids, or a liquid or a gas or a solid or a any powder। मीन्स सॉलिड लिक्विड भी मिक्स कर सकते हो, लिक्विड गैस भी मिक्स कर सकते हो। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड होता है। तो इसको आप एक सिंपल जो केमिकल रिएक्शन है वो ये है, जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या ले रहे हैं हम, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो ये जो हमारा कैसा था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का हमने क्या लिया, सॉल्यूशन लिया। ये आपका कैसा हो गया बच्चों, लिक्विड हो गया। AlCl3 क्या है, हमारा सॉलिड पाउडर था, तो आपने क्या लिया, लिक्विड लिया और साथ में क्या लिया, सॉलिड। और साथ में जब हमने इसका रिएक्शन किया टेस्ट ट्यूब में तो आपको क्या मिल जाएगा, व्हाइट कलर का ना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का बहुत सुंदर PPT मिल जाएगा, प्रेसिपिटेट मिल जाता है। तो इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, आप देखिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH होता है ये, ठीक है। साथ में आपको क्या लेना है, AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो AlCl3 है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है स्टूडेंट, हमको जो बनाना है उसको हम ओपन करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो आपका बन क्या रहा था बच्चों, आपका बन रहा था AlOH का होल थ्राइस, है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो अभी मैं एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको समझाएंगे कि एल्यूमिनियम के साथ हमने 3 क्यों लिए हैं क्लोरीन को, है ना, क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 होती है। तो इसका फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे देखिए आपने Cl की जगह पे 3OH आ गए, लेकिन इस फॉर्मूले में क्या देख रहे हो आप, एक ही OH था, तो अपन इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो इसमें हमको 3 चाहिए, तो अपन पहले तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करोगे आप, आपको बनाना था AlOH होल थ्राइस, तो आपका एल्यूमिनियम तो बैलेंस हो गया, एक था और हमको 3OH चाहिए था, तो हमने यहाँ पे 3 लगा दिया। अब हमको क्या देखना है बेटा कि हाइड्रोजन जो हमारे हैं और इधर पे जो क्लोरीन है तो इनका क्या होगा। तो अभी मैं आपको बताऊंगी, ये जो NH4OH है ये 3 लिए ना, तो इसको हम ओपन करके लिख लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, NH4 की जगह आप लिखो इसको NH3H, ठीक है। तो ये NH4 ही हुआ ना, NH3 और एक H, साथ में आपके पास 3 OH हैं, ओके। और ये 4 टाइम लिखा है ना, NH4 है ये, तो इसको हम 4 बार लिख लो, NH3, इधर आपने 3 लिया है ना, NH4, तो आपने ये देखिए आपने 3 टाइम लिख लिया, तो ये आपका वही का वही फॉर्मूला हो गया ना। एक बार फिर से देखते हैं, NH4OH। तो अब ये पढ़ो आप, NH4 पढ़ सकते हो ना इसको, 3 और एक क्या हो गया, 4, NH4OH NH4OH NH4। तो हमने 3NH ये किसके साथ कर दिए अटैच, ये कर दिए हमने एल्यूमिनियम के साथ। तो क्या बन गया, AlOH होल थ्राइस, तो इसका नाम हो गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। OH इज नोन एज हाइड्रोक्साइड। अब क्या बच रहा है हमारे पास, 3Cl। तो अब आप क्या करोगे, ये जो 3 हाइड्रोजन हैं इनको ले जाओ किसके साथ में, Cl के साथ में। तो क्या बन जाएगा आपका HCl, हाइड्रोक्लोराइड बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो 3HCl निकाल दिए, तो आपका क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। और अभी क्या बच रहा है, NH3 को हम बोलते हैं अमोनिया। तो NH3 कितने बच रहे हैं, 3, तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे 3NH3। आया समझ में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और AlCl3 को हमको कैसे बैलेंस करना है, इस टाइप से। तो आपने इसको ओपन करके लिख लो आप, NH3H, NH4 को आपने कैसे लिख लिया, NH3 और H, तो ये NH4 ही हो गया ना, ये 4H हो गए आपके। इसी टाइप से हमने OH को ओपन करके लिख लिया, तो बना दो आप AlOH होल थ्राइस, साथ में आपके 3 हाइड्रोजन है, 3 क्लोरीन है, तो आपने बना दिया 3HCl।
और हमारे पास बच रहे हैं 3 अमोनिया। तो अब हम देखते हैं क्या क्या हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएंगे। AlOH होल थ्राइस के साथ साथ में क्या बन रहा था बच्चों हमारे पास 3HCl, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 3HCl, और साथ में क्या बन जाएगा हमारा बेटा 3NH3। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और घर में हम कैसे देख सकते हैं प्रेसिपिटेशन क्या होता है, तो मैंने आपको सिंपल मिल्क के एग्जाम्पल से बताया। जब मिल्क में हम कुछ भी डालेंगे, लाइक नींबू डालेंगे या विनेगर डालेंगे, तो वो हमारा पनीर दूध फट जाता है ना, तो वो आपको प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट कैसे फॉर्मेशन होता है ना, तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल लिया है। हमारा जो घर में मिल्क होता है उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे आप, हल्का सा, और ये हमारा है एलम, दैट इज़ नोन एज फिटकरी, हिंदी में फिटकरी बोलते हैं, और जनरली हम इसको क्या बोलते हैं पोटैश एलम। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। तो ये आपको ज़रूरत नहीं है लर्न करने की, बट इट इज़ नोन एज पोटैश एलम, क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है। ये एक्सपेरिमेंट आपको इसलिए समझना है कि प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये आपको दिख रहा है नॉर्मल मिल्क है ना, तो ये सोल्यूशन हो गया। अभी हमने क्या लिया, ये फिटकरी का मैंने पाउडर बनाया हुआ है एलम का। जब हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब आप देखिए आपका जो मिल्क है ना वो फट जाएगा। आप घर में देखते हो ना दूध फट जाता है तो क्या बन जाता है आपका पनीर बन जाता है ना उससे। वो किससे बनाती है मम्मा लोग, वो बनाती है जनरली आपका नींबू से, या फिर विनेगर भी हम यूज़ कर सकते हैं ना। तो जब आपको एक इंसॉल्युबल मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। से आपको प्रेसिपिटेट मिल गया ना, ये दिख रहा है। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, हमारा इंसॉल्युबल पार्ट। मैंने इसमें फिटकरी डाल के एलम डाल के थोड़ा सा गर्म किया फिर से, और अब आपका मिल्क का क्या बन गया बेटा, पनीर बन गया। जनरली पनीर बनाने के लिए मम्मा लोग क्या करती है, लेमन डालती है ना। तो ये जो इंसॉल्युबल है, तो जब आप लैब में भी रिएक्शन करोगे ना, तो बहुत सारे रिएक्शन में आपको इंसॉल्युबल सॉलिड प्रेसिपिटेट मिले, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। आई होप अभी मेरे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड वो सब भी नहीं है, तो आप ये इससे मैंने समझाया आपको। मिल्क में हम कुछ भी डालेंगे, चाहे तो लेमन डाल दो, या आप क्या डाल सकते हो, आपके घर में अगर एसिटिक एसिड है, विनेगर है, वो है, या फिर मैंने बताया फिटकरी गर्म दूध में डालोगे आप, तो वो भी आपको प्रेसिपिटेट दे देगी। हेलो स्टूडेंट्स, आपको अच्छा लगा एक्सपेरिमेंट, आप घर पे ट्राई करके देखना। मम्मी से बोलना किचन में क्या अवेलेबल है, थोड़ा सा मिल्क ले लेना, उसमें अगर लेमन हो तो नींबू डाल के देखना, और जो आपको वाइट सॉलिड मिलेगा ना उसको हम ये प्रेसिपिटेट बोलते हैं ना। तो ये केमिकल चेंज हो गया और ये इरिवर्सिबल था। हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं ना, विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, केमिकल चेंजेस में एवोल्यूशन ऑफ गैसेस भी होगा। तो आपने देखा 3 चीज़ें होती हैं, या तो हमारा कलर चेंज होता है, या प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है, तीसरा रिएक्शन आ गया आपका बेटा, जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो हमारा गैस का एवोल्यूशन होता है। तो हमने इसमें क्या लिखा है, केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस गैसेस और गैस इवॉल्व इन मैनी केमिकल रिएक्शन। में आपको इसको अलग बताएंगे, क्योंकि घर में हमारे पास जो मम्मी लोग एसिड यूज़ करते हैं ना बाथरूम क्लीन करने में, और हमारे पास जो एल्यूमिनियम फॉयल होती है, तो आप एक कांच के ग्लास में थोड़ी सी एल्यूमिनियम फॉयल लेना और वो HCl डालना, लेकिन उसको थोड़ा दूर रखना बॉडी से, और आप जैसे ही डालोगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा जो एल्यूमिनियम फॉयल है उससे। तो इधर आपने देखा हमने जिंक मेटल लिया है और उसमें डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे। तो जैसे ही हमारा जिंक ग्रैन्यूल्स में आप डाइल्यूट H2SO4 डालोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, ZnSO4 जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज हो जाएगी। तो ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। जिंक प्लस H2SO4 क्या मिल जाएगा हमको, ZnSO4 बनाना है और H2 हमारा सेपरेट हो जाएगा। ये सिंपल है, बैलेंस्ड, इसमें कुछ नहीं करना है। और मैंने जो आपको बताया कि अगर आपको मम्मी अलाउ करे, जो आपके पास घर में एसिड होती है उसमें से आप एसिड लीजिए, थोड़ा सा कांच के बर्तन में लेना है ना एसिड को हमको, प्लास्टिक। देन आपने क्या लिया, थोड़ा एल्यूमिनियम फॉयल जो मम्मी यूज़ करती है ना पैकिंग में, उसमें आप डालोगे, बट अपनी बॉडी से दूर रखिएगा, छत पे जाके करिएगा। तो क्या होगा, जैसे ही आप HCl डालोगे थोड़ा सा, तो आपका एकदम से H2 गैस इवॉल्व होगा। डरना नहीं है, लेकिन सिंपल तरीके से करेंगे तो AlCl3 बन जाएगा। तो आपका वाइट आपको इसमें सॉलिड मिलेगा, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो अभी हमने देखा है। नेक्स्ट चेंजेस क्या होगा आपका, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां पे लाइट और साउंड प्रोड्यूस होते हैं। जैसे आप फटाके फोड़ते हैं तो क्या होता है, जैसे फटाका फूटता है तो बहुत सारी लाइट भी निकलती है और साउंड भी निकलता है। तो एक्सप्लोजन ऑफ फायर क्रैकर इज ए केमिकल चेंज, लॉट ऑफ हीट, लाइट एंड द साउंड इज प्रोड्यूस। तो ये तो समझ में आया होगा आपको। सिमिलरली चेंज इन द स्मेल, तो वही होता है कि मम्मा खाना बना देती है, हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स कट कर देते हैं, बहुत टाइम तक अगर उनको आप कंज्यूम नहीं करोगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, स्मेल आएगी
फ्रूट्स हमारे सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं ना. सो केमिकल चेंजेस प्रोड्यूसेस द change in the smell. Fresh vegetables if not used in the time they will give you the foul smell or the bad smell. जैसे आपने देखा होगा ब्रेड होती है, अगर हमने बहुत दिन तक ब्रेड को यूज नहीं किया है तो क्या हो जाएगा, आपका ब्रेड में फंगस लग जाएगी, ब्लैक कलर की हो जाती है. तो आप खाने वाले आइटम्स को टाइमली कंज्यूम कीजिए, अदरवाइज उनको आप फ्रिज में रखिए. नेक्स्ट इज द एब्जॉर्प्शन और द रिलीज ऑफ हीट. तो ये इसमें भी हमें छोटा सा हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे कि एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ हीट. मतलब कभी कभी हीट एब्जॉर्ब होती है और कभी कभी हीट रिलीज होती है. तो जब हम हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक. एंडो मीन्स एब्जॉर्ब हो रहा है, और जब हम हीट देते हैं तो क्या होता है, एक्सोथर्मिक, हीट बाहर निकलेगी. तो इन मैनी केमिकल रिएक्शन हीट इज प्रोड्यूस्ड, दे आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. एंड इन मैनी केमिकल रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब, दे आर कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो अब मैं सिंपल आपको इसका एक एग्जाम्पल बताएंगे, अगर हुआ तो मैं इसको भी करके देखूंगी. तो जैसे आपने देखा है ना, जब हमारे घर में दीपावली के टाइम पे पापा लोग, या आपने देखा होगा चूना होता है ना, चूना घर में, उसमें हम पानी डालेंगे और एकदम से देखिए आप उसमें ना बबल्स आएंगे, और जब बबल्स आएंगे तो वो हीट उसमें से निकल रही है, इवॉल्व हो रही है. तो ये कैसा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जैसे कि इधर हमने रिएक्शन लिखा है, जो चूना होता है उसका फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड. उसमें हम वाटर डालेंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो आप ये रिएक्शन तो बच्चों हमारा सिंपल बैलेंस्ड है. एक कैल्शियम था, एक कैल्शियम हो गया, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH है ना, तो इसमें 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन, तो बैलेंस है ना, और हीट इसमें इवॉल्व होगी. नेक्स्ट आपका है आपका एंडोथर्मिक. तो ये वो ऊपर वाला रिएक्शन क्या हो गया, चूने में पानी डालते हैं तो क्या होता है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. इसमें हीट इवॉल्व हो रही है. आप देखोगे ना, एकदम से जिस बर्तन में आप ये रिएक्शन करोगे ना तो वो गर्म हो जाता है. अगर जनरली पहले के जमाने में ना मटके में आपने देखा होगा, मटके में चूने रख दे दिए और पानी डाल देंगे. सिमिलरली ये जो आपका नेक्स्ट रिएक्शन है वो कैसा है, एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसा होता है कि आप क्या करोगे, कोई भी चीज में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब वहां पे ठंडा होगा, वो चीज ठंडा होगा, ये यहाँ पे गर्म नहीं होगा आपका वेसल. जैसे आपने देखा कि कोई भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, आपने केक देखा है, जब केक बनता है तो क्या होता है बेटा, आपकी चीज फूलती है, तो वहां पे रिक्वायरमेंट हो रहा है ना, वहां पे हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी. ऐसे ही नेक्स्ट रिएक्शन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे हमारे, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, हीट कर दिया नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. तो यहाँ पे हम इसको बैलेंस कर दो, 2 नाइट्रोजन थे, 2 ऑक्सीजन, तो फॉर्मूला बन रहा है NO, तो यहाँ पे 2 लिख दिया. तो रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया. अगर पॉसिबल हुआ तो मैं रिएक्शंस आपको शो करूंगी. है ये चूना है, हमारे घरों में होता है ना, आप पूछेगा अपने पेरेंट्स से, ये आपका स्ले, दिस इज अवर क्विक लाइम. इसमें हम जब पानी डालेंगे तो क्या होगा, बहुत सारा हीट इवॉल्व होगा, है ना, और ये गर्म हो जाएगा. We can see the difference between the physical and the chemical changes. Students, I hope आपको समझ में आया होगा. अब इनके डिफरेंसेस देखते हैं. तो फिजिकल चेंज में क्या होता है बच्चों, फिजिकल चेंजेस में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, जबकि केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है. ओके, आपको केमिकल चेंजेस में हमेशा सिंपल रिएक्शन याद रख लो. आप कर्ड का रखो, आप चाहे वाटर का रखो, यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस वाला रख सकते हो, आइस कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में, फिर वो गैसेस में. फिजिकल चेंजेस टेम्पररी होते हैं और रिवर्सिबल, मतलब कुछ देर के लिए होते हैं और हम उसको रिवर्स कर सकते हैं ना. आपका पानी दोबारा जमा दोगे बर्फ बन जाएगा, फिर निकाल के बाहर रख दोगे पानी बन जाएगा. लेकिन हमारे जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो परमानेंट होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं. मीन्स उनको आप वापस नहीं कर सकते ना. मिल्क से कर्ड बन गया, मिल्क, हम कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते. द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट चेंज. फिजिकल चेंज में क्या हो रहा है, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है. सपोज आपने एक ईंट को, ब्रिक को तोड़ दिया तो वो छोटे छोटे में बटेगा, लेकिन उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है ना. लेकिन जब केमिकल चेंज की बात करते हैं तो वहां पे सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है. देन इसमें कोई भी एब्जॉर्प्शन और इवॉल्व नहीं होता लाइट या हीट का, जबकि केमिकल चेंजेस में हीट और लाइट हम जनरली रिलीज या एब्जॉर्ब करते हैं. आप इनको आराम से लर्न कर लीजिएगा, बहुत सिंपल एंड इजी पॉइंट्स हैं. सो नेक्स्ट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन. मैंने ऑलरेडी इसको एक वीडियो में कवर कर रखा है, रस्टिंग ऑफ आयरन विथ वीडियो इज देयर.
सो आई होप आप रस्टिंग को जानते हैं। तो बहुत एनसीईआरटी बुक में रस्टिंग का जो फॉर्मूला है वो केवल आयरन ऑक्साइड दिया हुआ है, लेकिन आपकी जो प्रोग्रेस पब्लिकेशंस की बुक है इसमें इन्होंने रस्टिंग को हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, क्योंकि हम क्या करते हैं, रस्टिंग क्या होती है आपकी, आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड। तो इन्होंने H2O भी साथ में लिया है, तो दोनों फॉर्मूला आप लर्न कर सकते हैं। इसको देख लेते हैं रिएक्शंस को। Fe मीन्स आयरन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है वाटर की प्रेजेंस में, तो क्या मिल जाएगा हमको, आयरन ऑक्साइड। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्या बन रहा है पहले वो देखना है। Fe2O3XH2O। तो जब हमारे पास 2Fe2 है, O3 लिया ना, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 3 और 3 2 ज़ार 6, तो यहाँ पे आपने 2 लगा दिया, तो ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। अब आयरन कितने हैं टोटल, 2 2 ज़ार 4, तो इधर आपने 4 पुट कर दिया, और ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो गया। अब इधर X है, इधर पे भी आपका X था, तो आपका ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया। जितने वाटर इधर होंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट रस्टिंग में क्या होती है, इट इज़ ए प्रोसेस इन विच आयरन रिएक्ट विद द मॉइस्चर, मॉइस्चर मीन्स वाटर एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। हमको पता है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो एयर में जो ऑक्सीजन होगी जब वो हमारा आयरन के साथ में रिएक्ट होता है तो एक लेयर ऑफ आयरन ऑक्साइड फॉर्म हो जाती है सब्सटेंस के ऊपर, और ये जो रेडिश ब्राउन कलर की लेयर होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड या रस्ट। Okay, so the reddish brown layer of hydrated iron oxide on the surface of iron object is called as the rust. And student, rusting is also a chemical change. It cannot be reversed. बस इसको हम थोड़ा सा प्रोटेक्शन कर सकते हैं। So rusting is a continuous process which slowly eats up the iron objects and becomes very weak. हमारा जो भी लोहे का चीज होगा वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, सड़ जाता है। इसमें क्या क्या ज़रूरत है हमको, अगर रस्ट लगती है तो क्या क्या सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, वहाँ पे वाटर और एयर्स का प्रेजेंट होना कंपलसरी होता है। इसका वीडियो अपलोड कर दूंगी मैं। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, रस्टिंग से बचाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमें उसको आयरन ऑब्जेक्ट को हम पेंट, ऑयल या ग्रीस से कोट कर देते हैं जिससे कि वो बच जाता है। गैल्वनाइजेशन होता है एक प्रोसेस। गैल्वनाइजेशन क्या होता है, इसमें हम आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक की लेयर कोट कर देंगे ना। आपने देखा होगा सेल आते हैं ना, उसके ऊपर जो कवर होता है वो जिंक का होता है, जिससे कि उसमें जंग नहीं लगेगी, रस्ट नहीं लगेगी। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ depositing a layer of molten zinc on the surface of iron objects is known as galvanization. इसी टाइप से होता है एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी वही होता है, प्लेटिंग मतलब उसके ऊपर हमको एक लेयर चढ़ाना, उसके ऊपर एक प्लेट कवर करना। तो आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर टिन या क्रोमियम की लेयर चढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट आपको इनके सिंबल भी याद रखना चाहिए। टिन क्या होता है, Sn, ओके, और जिंक का फॉर्मूला क्या, सिंबल क्या होता है, Zn, क्रोमियम का क्या होता है, Cr। सो नेक्स्ट इज द एलॉय फॉर्मेशन। कभी कभी हम क्या सोचते हैं ना, जैसे हम लोहे का कुछ भी यूज करेंगे तो उसमें जंग लग जाती है। तो घर में जो आप स्टील के बर्तन यूज करते हो ना, तो ये स्टील के बर्तन किससे बने होते हैं, इसको स्टेनलेस स्टील बोलते हैं, SS इन द शॉर्ट, इसको हम SS बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील। इसमें क्या क्या मिलाते हैं, निकल, आयरन, क्रोमियम। तो इट इज एन अलॉय ऑफ स्टेनलेस स्टील, इज एन अलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम एंड आयरन। 3 चीज मिली रहती हैं, तो इसमें जंग नहीं लगती है। सिमिलरली ब्रास, आपने घर में देखा है ना, पीतल, जो पीतल होता है, पीतल में क्या मिला रहता है, कॉपर एंड जिंक। तो ये बहुत पुराने मीन्स बहुत हजारों सालों पहले से हमारे जो मीन्स ह्यूमन बींग्स है उनको बनाने आते थे। एलॉय कैसे बनाते हैं, एलॉय इज ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। कभी कभी उसको हार्ड करने के लिए, हम उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसमें कुछ नॉन मेटल्स भी डाल देते हैं। ब्रोंज, ब्रोंज भी एक इंपॉर्टेंट एलॉय है, इसमें कॉपर और टिन होता है। तो ये एक्स्ट्रा है, आपके सिलेबस में केवल स्टेनलेस स्टील दिया है, ये जनरल नॉलेज के लिए आप याद कर सकते हो। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक एंड ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ओके, कॉपर एंड टिन जनरली आप मम्मा से पूछेंगे ना, कांसा बोलते हैं इसको हम लोग घर में। कांसे के आपने देखे होंगे घरों में लोटे होते हैं या थालियां होती हैं। और पीतल तो आपने देखे, ये पूजा के बर्तन आपके जनरली पीतल के ही होते हैं बच्चों। कॉपर भी आपके घर में होता है ना, तांबे के बर्तन होते हैं। आजकल ट्रेंड है कि भाई कॉपर के ग्लासेस है या कॉपर के जग यूज होते हैं। क्यों हम कॉपर के बर्तन यूज करते हैं, क्योंकि उनमें बैक्टीरिया नहीं लगता, उसमें अगर पानी है तो बैक्टीरिया नहीं होता है। तो आप ये डेफिनेशन आपको लर्न करना तो आप कर सकते हैं। एलॉय इज ए मिक्सचर ऑफ केमिकल एलिमेंट इन विच मोर देन 1 मेटल्स आर देयर एंड ऑल्सो नॉन मेटल्स। सो टू सी द एग्जाम्पल ऑफ रस्टिंग, देखिए अभी हमारे पास यहाँ पर ये बॉक्सेस है ना, टीन के बॉक्सेस हैं। तो ये वाला बॉक्स आप देख रहे हैं, जब हम मार्केट से ऑयल वगैरह लेकर आते हैं तो ये एकदम ऐसा शाइनी होता है। लेकिन अगर हमने
इसको रख दिया खुली हवा में, छत पर रख दिया, तो क्या होगा, कुछ दिन बाद ये टोटली इसमें रस्ट हो जाएगा। क्योंकि रस्टिंग के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो वाटर चाहिए और आपको चाहिए एयर। तो एयर एंड मॉइस्चर से हमारी कोई भी चीज़ रस्टिंग में कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ रस्टिंग। तो अगर हमको इसको क्या करना है, फिर से इसको अगर हमको रस्टिंग से प्रिवेंट करना है तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा आयरन है उसके ऊपर हमें पेंट अप्लाई करना पड़ेगा। सो यू कैन सी, ये जो हम लोग पेंट करते हैं हमारे घरों में, आपने देखा होगा स्टैंड्स होते हैं जिन पे हम लोग गमले रखते हैं, तो आपने अगर इस पर ऑयल पेंट लगा दिया तो उसको रस्टिंग नहीं होती है, और अगर जहाँ जहाँ पर पेंट निकल गया फिर से रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रस्टिंग, हाउ द आयरन इज गेटेड रस्टेड इफ वी आर कीपिंग इन द एटमोसफियर। अगर उसको हवा और पानी एक साथ मिल जाएगा तो आसानी से उसमें रस्ट लग जाएगी। इसमें पूरी तरह से रस्ट लगा हुआ है, दिख रहा है आपको, क्योंकि अगर हमको ये आयरन के ऊपर की रस्टिंग, हम चाहते रस्टिंग नहीं लगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर ऑयल पेंट अप्लाई करना। पर ऑयल पेंट लगाएंगे तो हम अपने कोई भी आयरन के मटेरियल को रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी आपने रस्टिंग का वीडियो देखा, एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं हम रस्टिंग के लिए। तो आपने 3 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, और 3 टेस्ट ट्यूब में हमको क्या करना है, जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें हमें कैल्शियम ऑक्साइड डालना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड, एक सेकंड बी टेस्ट ट्यूब में हमने क्या कर दिया है, पानी डाल दिया है, गर्म पानी बॉईल कर दिया है उसको, और उसमें ऊपर हमने ग्लिसरीन डाल दिया है। और थर्ड टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया है, टैप वाटर डाल दिया है। अब हम इनको ना छोड़ देंगे थोड़ी, आप ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो। तो आपने क्या देखा, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसका नेचर क्या होता है, ये पानी को एब्जॉर्व करेगा, चूना है वही है, तो ये पानी को सोख लेता है। चौक होती है ना, वैसे ही है ये, तो इंक आप सोखते हो ना, इंक एब्जॉर्व कर लेगा। तो ये इसमें कोई भी पानी और मॉइस्चर नहीं मिलेगा। तो इस टेस्ट ट्यूब में हमारा इस वाली जो कील है ना, इसमें जंग नहीं लगेगी। फिर हम देखते हैं बी वाली टेस्ट ट्यूब की पोजीशन। बी टेस्ट ट्यूब में क्या था, पानी, गर्म पानी था, और साथ में हमने क्या किया, ग्लिसरीन डाल दिया। तो यहाँ पे कोई भी आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है बाहर से, और आपका वाटर भी बॉइल्ड था। तो इस बी टेस्ट ट्यूब वाली कील में भी जंग नहीं लगेगी। अब आप देखते हैं सी, इसमें हमने लिया था टैप वाटर, मीन्स बहुत सारी इम्प्योरिटीज होंगी, और आपका एयर भी, ऑक्सीजन भी आपको मिल जाएगी वाटर से। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस वाला जो सी वाला टेस्ट ट्यूब है उसकी जो कील है उसमें जंग लग जाएगी, क्योंकि अपन ने डिस्कस किया था ना, कंपलसरी होता है रस्टिंग के लिए एयर एंड मॉइस्चर। सो नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट हेडिंग इज द ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट। तो ये बहुत सिंपल है, इसको हम समझने के लिए कोई भी एप्पल कट करते ना, इसका आप वीडियो देख लो पहले। Students, just to see what is the browning. So when we cut the fruits, they will be white, but after some time this pieces will have light brown if they are not consumed soon. अगर आप इसको जल्दी नहीं खाओगे ना तो ये ब्राउन हो जाता है। और जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो तो बोलते हैं मम्मा एप्पल तो खराब है, तो वो खाते ही नहीं है। तो दिस इज नोन एज द ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट्स। सो टू प्रिवेंट दिस ब्राउनिंग हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट वी कैन आइदर कीप दैम इन द वाटर, और इनको जल्दी कंज्यूम कर सकते हैं ना फ्रूट्स को। वेजिटेबल्स, आलू का भी ऐसे ही होता है, तो उसको हम पानी में डाल के रखते हैं या जल्दी उसको कुक कर लेते हैं। यू कैन सी, ये देखो, ये बच्चों हमारा आलू काटा है हमने, है ना, और अगर हम उसको कुछ देर तक रख देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, ये कैसा हो गया, ब्लैक टर्निश ये पूरा है ना। तो क्या हुआ, ये ब्राउनिंग हो गई ना वेजिटेबल की। तो अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको क्या करना है, इसके ऊपर पानी डाल दो, तो आपका आलू खराब नहीं होगा और आप इसको यूज कर सकते हैं। ये आप देखिए, ये आपके पूरे ब्लैक हो गए ना, तो ऐसा आलू जो आपका ब्लैक हो गया ना, दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। सो इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, फिर आपकी मम्मा इसको फर्दर यूज कर सकती है। पूरा ब्लैकिश हो गया ना, तो ये आपके आलू काला, वाइट के साथ रखोगे तो कैसा दिख रहा है ना। सो आप इनको प्रिवेंशन करने के लिए क्या करना है, इसको हमको पानी में डाल देना है। आई होप अभी आपने देखा ना कि कैसे हमने एप्पल को कट करके रखते हैं, थोड़ी देर बाद तो वो उसमें ब्राउन हो जाता है ना। जैसे आलू में भी ऐसे ही होगा, आलू भी मम्मा कट करके रख देगी तो वो थोड़ी देर बाद कैसे हो जाएंगे, ब्लैकिश हो जाते हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, पानी में रखना चाहिए। तो ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, व्हेन वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट्स आर पील्ड मीन्स छीलना, और कट एंड लेफ्ट इन एयर, खुला छोड़ दोगे, देयर सॉफ्ट फ्लैशी पार्ट चेंजेस द कलर, मीन्स अगर हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कट करके छोड़ दिया तो क्या होगा, जो उनका सॉफ्ट पार्ट होता है, गूदा बोलते हैं ना, उस वो कैसा हो जाएगा बेटा, आपका ब्राउनिश हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम ब्राउनिंग बोलते हैं। चेंज ऑफ कलर ऑफ फ्रेशली कट और पील्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू द ब्राउन कलर इज कॉल्ड एज द ब्राउनिंग। जैसे कि आपने देखा, ब्राउनिंग कैसा प्रोसेस है, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जब आप कट करते हो या छील के रख देते हो तो कैसे हो जाएंगे, वो ब्राउन हो जाते हैं ना। और बच्चे तो वो खाते ही नहीं है, बोलते हैं मम्मा ये तो खराब हो गया है।
इट्स अ केमिकल चेंज। ये कैसा चेंज है बेटा? ये ब्राउनिंग इज ए केमिकल चेंज व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद द केमिकल प्रेजेंट इन द पल्प ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। क्यों होता है कि जब जो एयर में ऑक्सीजन होती है वो ये जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं इनसे रिएक्ट हो जाती है, इसलिए जो आपका कटा हुआ खुला हुआ पार्ट होता है फ्रूट्स वेजिटेबल्स का वो ब्राउन हो जाता है। तो ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट्स क्या है? व्हेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर पील्ड और कट एंड लेफ्ट इन एयर। अगर आप छोड़ दोगे एयर में तो जो ऑक्सीजन है वो सॉफ्ट पार्ट पे क्या करेगी? अटैक कर देगी और वहां से इलेक्ट्रॉन्स ले लेती है और ब्राउन कर देगी। तो देन नेक्स्ट इज अवर, आप इस ब्राउनिंग को कैसे प्रिवेंशन कर सकते हो? ब्राउनिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम अपने कटे हुए वेजिटेबल्स फ्रूट्स को वाटर में रख देंगे। देन कुकिंग कर सकते हैं। आप आलू काट लिया तो जल्दी से उसको बॉईल कर लो, आप उसमें लेमन जूस ऐड कर सकते हो और आप उसमें प्रिजर्वेटिव भी ऐड कर सकते हो। तो जो एक कॉमन प्रिजर्वेटिव यूज होता है वो होता है सोडियम बाइसल्फेट। सो स्टूडेंट्स, होप आपको ये समझ आया होगा। और अभी आप एक जस्ट वीडियो देखेंगे कैसे हमारे पोटैटो भी ब्लैक हो जाते हैं। और आपको जो भी डाउट्स हैं जरूर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। माय नंबर इज गिवन हियर इटसेल्फ, सो यू कैन पेन डाउन। आपके जो भी क्वेरीज हैं आप जरूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आपका जो भी क्वेश्चन आंसर्स में डाउट है आई विल ट्राई टू मेक द नेक्स्ट वीडियो सून। एंड आपने जो एसिटिक एसिड इन विनेगर का है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया था। एक प्रोसेस और है बच्चों, दैट इज अवर क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। सो जनरली व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस विच हेल्प टू, इसमें हम क्रिस्टलाइजेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? Crystallization is a process which help to separate a pure solid from a solution in its crystal form. This is done to purify the solid. It is a physical change. Example, salt from the sea water. तो इसको समझने के लिए आप क्या कर सकते हो? हम अपना कोई भी आपने देखा होगा जो समुद्र किनारे रहते हैं ना लोग बाग, अब समुद्र में इतना सारा पानी होता है तो समुद्र से सॉल्ट कैसे निकालेंगे? तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे गड्ढे कर देते हैं वहां पे समुद्र के बाजू में। तो जब हमारी वेव्स आती है ना तो पानी पूरा उन गड्ढों में भर जाता है और जब धूप आती है तो वो पूरा पानी सूख जाता है और नीचे नीचे हमको क्या मिलेंगे? क्रिस्टल मिलेंगे। तो ये जो हमारा प्रोसेस होता है ये बहुत पुराने जमाने से हम यूज करेंगे। आपने एक सुना होगा डांडी मार्च, उसमें भी हमारा सॉल्ट ही बनाया था उन्होंने। तो ये प्रोसेस विच हेल्प टू सेपरेट अ प्योर सॉलिड। तो अब इतने सारे सॉल्यूशंस में से हम सॉलिड कैसे निकालेंगे? यस, द प्रोसेस विच हेल्प टू सेपरेट अ प्योर सॉलिड फ्रॉम ए सॉल्यूशन इन इट्स क्रिस्टल फॉर्म। तो हम सॉल्यूशन में से क्या कर रहे हैं? क्रिस्टल निकाल रहे हैं ना सॉल्ट के। तो वो प्रोसेस क्या हो रहा है? क्रिस्टलाइजेशन। और ये फिजिकल चेंज है। तो आप इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। आप करिएगा, एक सिंपल एग्जाम्पल है जो आप लैब में देख सकते हैं, कर सकते हैं, आपकी टीचर चाहे तो करवा सकती है। जैसे हमारा कॉपर है, कॉपर आपने देखा ना तांबा। अब हमने बहुत सारा डाइल्यूट H2SO4 ले लिया। अब डाइल्यूट H2SO4 में हमने क्या किया? कॉपर डाल दिया। तो क्या होगा? ये धीरे धीरे कॉपर जो है ना इससे रिएक्ट होगा डाइल्यूट H2SO4 से और यहाँ पे ना बहुत सारा ब्राउन कलर का फ्यूम्स निकलेगा। और ये प्रोसेस बहुत देर तक चलता रहेगा, हीट करते जाएंगे। तो क्या होगा? यहाँ पे ये जो हमारा कलरलेस डाइल्यूट H2SO4 और जब कॉपर रिएक्ट होगा तो ये ब्लूइश कलर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिल जाएगा हमको और धीरे धीरे इसको हम हीट करते जाएंगे तो बहुत सुंदर हमको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। तो हमने क्या किया? जो कॉपर था वो रिएक्ट हुआ डाइल्यूट H2SO4 से। H2SO4 का फॉर्मूला क्या होता है? दिस। सो कॉपर और डाइल्यूट H2SO4 रिएक्ट हुआ तो क्या बन गया? CuSO4 बन गया आपका। और साथ में क्या निकल गया हमारा? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज हो जाती है। तो ये आपका क्रिस्टलाइजेशन का सिंपल एग्जाम्पल है। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर हुआ तो मैं वीडियो भी अपलोड करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स।